हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर में। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक्टिव से पैसे बनाने की ट्रिक बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल वे से आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसे बॉयस कैसे बनाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 8th 9th 10th और 11th और 12th में 2 नंबर से आते हैं। हर साल ये पूछे ही जाते हैं और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% नहीं 200% गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी एक्टिव से पैसे बनाना कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा भी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव से पैसे बॉय कैसे बनाए। पहले तो इसके बारे में बात करते तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयस। बॉयस का मतलब पहले बता दूं आपको, बॉयस का मतलब होता है बाच। क्या होता है भैया? बाच होता है। और मैं आपको यही बता दूं कि बाच जो बॉयस होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भैया? एक होता है एक्टिव बॉयस और एक होता है पैसिव बॉयस। ओके, एक होता है एक्टिव बॉयस और एक होता है पैसिव बॉयस। बॉयस मीन्स होता है बाच। क्या होता है भैया? बाच होता है। तो एक को बोलते हैं एक्टिव बॉयस और दूसरे को बोलते हैं पैसिव बॉयस। एक्टिव बॉयस की हिंदी होती है कर्ता बाच और पैसिव बॉयस की हिंदी होती है कर्म बाच। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इससे अगर आप जानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानेंगे फिर भी अच्छी बात है। ओके, चलिए देखिए हम लोग जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। मुझे फालतू चीज़ें पढ़ाना नहीं है, जो एग्जाम में आता है ना उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप शॉर्ट तरीके से इसे अपने नोट में लिख भी लेना, ठीक है? नोटबुक में इसे लिख लेना, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते। अब ये देखिए मैंने भाई क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने ये बोला कि एक्टिव सेंटेंस आपको दिया जाएगा और एक्टिव में सब्जेक्ट भी होगा। तो अगर हम जब पैसे बनाएंगे तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो पैसे में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए देखेंगे। अभी इसके बारे में आप समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए और आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। ओके, देखिए अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसे में सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब अगर आपको एक्टिव वाला सेंटेंस दिया जाएगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसे में आप सब्जेक्ट बना देंगे। वो कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे से। मैंने आपको समझा दिया तो आप 1000 सेंटेंस कि पैसे बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करते ना, मैं गारंटी देता हूँ 200%। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आप पैसे बनाना कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव से पैसे में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस बात पर भी आप गौर करें कि हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। कभी भी आप एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो सकता है उसमें फर्स्ट फॉर्म भी हो, फोर्थ फॉर्म भी हो, सेकंड फॉर्म भी हो और थर्ड फॉर्म भी हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पैसिव जब भी बनेगा तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओके, अच्छा अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है एक्टिव से पैसे में पर्सनल प्रोनाउंस। ये बात आपको समझ आइए कि पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस में चेंजिंग करते हैं। वो क्या है पहले इसके बारे में, अगर एक्टिव में आपको ये सब लिखा हुआ होगा तो पैसे में आपको ये सब चेंज करना होगा। आई लिखा हुआ है तो आई को हम लोग मी कर देंगे। वो मैं आपको बताऊंगा भी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, कि हम लोग आई को मी में कैसे चेंज करते हैं। कभी भी आई लिखा हुआ हो तो आई को हम लोग मी कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? मी कर देंगे। और कभी मी लिखा हुआ हो तो मी को हम लोग आई में कर देंगे। वो कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वी लिखा हुआ तो अस कर देंगे, यू लिखा हो तो यू को यू रहने देते, दे को देम कर देते हैं, यू को हेम कर देते, सी को हर। ये छोटी सी लाइनें आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लें। ओके, कि अगर एक्टिव में आई वी यू दे ही सी लिखा हुआ है तो पैसे में हम चेंज कर देते हैं। मतलब आई लिखा हुआ है तो आई को हम लोग मी में कर देंगे। क्या कर देंगे? आई को मी में कर देंगे, बी को अस में कर देंगे, यू को यू में रहने देंगे, दे को देम में कर देंगे, ही को हिम कर देंगे और सी को हर कर देंगे। ओके, इतनी बात आपको बताओ समझ में आई? आपको इतनी बात समझ में आई भाई? ओके, अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि जी सर मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो इंग्लिश ग्रामर में तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना। ओके, चलिए आगे अब बात करते हैं। इतनी याद अगर समझ में आपके आ गई ना तो अब आगे बहुत कुछ सिंपल है, आप समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं।
ये बात और आपको समझनी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, एक्टिव से पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, यू नो, इज आर एम है ना, डू डज, वॉज वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज आर एम हुआ, डू डज हुआ, हैज अपॉन हैव हुआ, ठीक है, और डिड हुआ है, वॉज हुआ, विल अपॉन सेल, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इन्हीं को हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि एक्टिव में तो क्या होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू डज, या फिर किसी वर्ब में एस को माई एस लगा हुआ होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होगा उसकी उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम होती है। लेकिन ऐसा होता है जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उन्हें हम चेंज करते हैं। ओके, एक्टिव में कुछ और हेल्पिंग वर्ब होगी और पैसिव में कुछ और हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन जो मेन वर्ब होती है ना वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आती है। अब वो कैसे आती है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया अभी। ये 4 या 5 पॉइंट थे, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ना समझना आप बढ़िया से। देखिए आप समझिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने बोला एक्टिव से पैसिव में हेल्पिंग वर्ब में भी परिवर्तन करते हैं, मतलब चेंजिंग करते हैं। अगर एक्टिव में आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब डू डज हो उसमें, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस लगा हुआ हो, तो पैसिव में आप आंख मीच के, मैंने क्या बोला, पैसिव में आप आंख मीच के इज आर एम लगाना, क्या लगाना, इज आर एम। मतलब अगर आपका एक्टिव वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना उसे हम चेंज करते हैं, तभी आप पैसिव बना पाएंगे। तो उसमें कर देंगे इज आर एम। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए और लिख लीजिए ना, बस अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लीजिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1000 एग्जाम्पल आप बना पाएंगे, बस इन्हें समझ लीजिए क्या है ये। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज आर एम। ओके, एज आर एम होती है। तो पैसिव में क्या होगा, एज आर एम तो आप लगाएंगे लेकिन साथ में बीइंग वो लगाएंगे, BEING, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है बीइंग, सॉरी ये क्या आ गया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बीइंग, इसे और लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में एज आर एम तो होती है, तो उसमें आप बीइंग और लगा देना। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मान लो टेंस हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। ओके, लेकिन आपको उसमें बीन और लगाना है, जब आप पैसिव बनाएंगे तब क्या लगाना है आपको, बीन, BEEN। अच्छा, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। ये देखो लगा 4th नंबर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ये आपको पता है ना। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिखकर बता देना, मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से, इतने सिंपल वे से बताऊंगा कि आप कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। ओके, हाँ चलिए, क्योंकि बिना टेंस के अगर आपको टेंस नहीं आते तो जाहिर सी बात है भाई, आपको एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बिना एक्टिव जो टेंस के आप एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकते। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए डिड होती है तो डिड इसके साथ क्या लगाएंगे आप, वॉज वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, वॉज वर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज वर हो जाएगी। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाता है वॉज वर आता है, तो उसके साथ आपको बीइंग वर लगानी होगी। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, इसमें बीइंग लगानी होगी। अच्छा, अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है कि विल आता है, क्या आता है, बिल और सेल आता है, तो आपको क्या करना, विल बी और सेल भी लगानी होगी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को छोड़ दो आप, फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट लास्ट वाला, ये देखो लिखा हुआ फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होता है, बिल है वो होता है ना, इसमें बीइंग और लगानी होती है, बीन, ये लिखा हुआ है बीन, BEEN, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपका टेंस है तो उसमें एज आर एम लगेगा, क्योंकि उसमें डूडा जाता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस को उसमें आप करेंगे एज आर एम। ये आप छोटी सी पॉइंट है, आप इन्हें याद कर लें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, उसमें तो एज आर एम पहले तो होती है, बस आपको उसमें बीइंग और जोड़ना है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप कैसे पहचानेंगे, उसमें एज आर एम लिखा होगा और वर्ब की 4th फॉर्म होगी। 4th फॉर्म भैया किससे कहते हैं, 4th फॉर्म उसे कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दें। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं 4th फॉर्म। ओके, चलिए, और प्रेजेंट परफेक्ट तो आप जानते हैं उसमें हैज और हैव होता है, उसमें क्या होता है, हैज और हैव होता है ना, तो आपको उसमें बीन लगाना है बस खाली। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड होता है, उसमें वॉज वर लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर तो होता ही है पहले से ही, उसमें बीइंग लगाना है। ओके, पास्ट परफेक्ट में हैड होता ही है तो आपको बीन लगाना है, और फ्यूचर में बिल तो आता ही, बिल और सेल, उसमें बी लगाना है, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट है, इसे प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि इसी का सारा काम है अभी आगे चल के। तो बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई,
इतनी बात समझ में आई? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम जिस ट्रिक की बात कर रहे थे ना, अब वो ट्रिक यहाँ पर आ गई है। देखिए, जिस ट्रिक की मैंने बात की थी ना कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाएं, वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब देखिए, आप समझिए। याद रखना, जो ट्रिक मैंने बताई है यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके 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 ओके, ये ठीक रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था, ये जो ट्रिक है, ये देखो, ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये क्या है? एक ट्रिक है। ट्रिक क्या समझिए पहले। अगर कोई सेंटेंस, मैंने क्या बोला, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस तक, अगर कोई टेंस अफर्मेटिव में है तो ये फॉर्मूला आप लगा देना, आपका पैसिव गारंटी से बता रहा हूँ बन जाएगा, कुछ भी गलती उसमें नहीं होगी। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखनी होगी आपको पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने अभी आपको बताई ना कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मतलब आपको टेंस पहचानना होगा। ये जो मैं बताई ना आपको, ये वाला, ये प्रेजेंट में है, ये उसमें है। अब यही वाली जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई ना आपको, यही वाली हेल्पिंग वर्ब वहाँ लगेगी। ओके, इसलिए मैंने आपसे बोला था आप इसे नोट कर लेना। अगर आपने अभी भी नोट नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को रोक कर, वीडियो को बैक कर कर और इसे नोट कर लें पहले, तभी आपको आगे चल के समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे बनाएं। अब बात ये होती है कि इसे बनाएं कैसे, तो पहले देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपका लिखा है वी सा एन एलिफेंट। आपको एग्जाम में ऐसा ही एक सेंटेंस लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखा होगा? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और नंबर डले होंगे वहाँ पर 2। चाहे आप 9th में हो, या आप 10th में हो, या आप 11th में हो, या फिर 12th में हो, ये इन क्लासों में 2 नंबर से ही आता है। ओके, देखिए बनाएं कैसे इसे, इसकी बात करते हैं। तो वी सा एन एलिफेंट, इसका मतलब हुआ हमने एक हाथी देखा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक हाथी देखा। अब इसकी पैसिव बनानी है तो आप मुझे बताइए, ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। ओके, आपको ये भी बात, कंडीशन ये है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला अलग है, बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसे हम बनाएं कैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये फॉर्मूला, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस पूरे सेंटेंस में? कभी भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो ये जो लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है सेकंड वाली, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। एन एलिफेंट मतलब हमने एक हाथी देखा, तो हमने क्या देखा? क्या से निकलता है? ऑब्जेक्ट। तो एक हाथी, तो ये जो है ना एन एलिफेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम लोग, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये देखो, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले एन ई एल ई पी एच ए एन टी। ओके, तो एन एलिफेंट ये आपका ऑब्जेक्ट था। इतना कर लिया आपने, ऑब्जेक्ट जो था वो लिख लिया आपने। उसके तुरंत बाद आपको लिखना होगा पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब लिखने आप तभी लिख पाएंगे जब आपको टेंस समझ में आएगा ये कौन सा टेंस है। तो ये जो भाई टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। वो मैंने कैसे पहचाना? कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लिखी है तो वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी वॉज वर्ब। देखो अपनी नोटबुक में देखो, अभी आपने जो लिखा था ना, पास्ट इंडेफिनिट अगर टेंस है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वॉज वर्ब होती है। होती कि नहीं होती है? तो आप मुझे बताइए, अब वॉज वर्ब में ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों लिखें, वॉज भी लिख देंगे और वर्ब भी लिख देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो एलिफेंट जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एन एलिफेंट वॉज। ओके, तो पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने लगा दी यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होगा, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ उसे, एन ई एल ई पी एच ए एन टी। ओके, वॉज आएगा यहाँ पर, क्लियर बात। ओके, अब इसके बाद मुझे लिखना होगा, देखिए ये मैंने काम
पूरा कर दिया। इसके तुरंत बाद लिखनी होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखना मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है ये सा मीन्स होते देखना, सी मीन्स होते देखना, सी होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है SAW और थर्ड फॉर्म होती है SEEN। ओके, इसने मांगी क्या मेरे से, इसने मांगी मेरे से थर्ड फॉर्म, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सीन SEEN। ओके, उसके बाद मेरे को लिखना, ये काम हो गया ना पूरा कंप्लीट। उसके बाद मेरे को लिखना होगा बाई, क्या लिखना होगा बाई, और यहाँ लिख देंगे बाई। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, क्या है वी है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये इसे लिखेंगे लास्ट में। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें हम चेंजिंग करते हैं, लिखा था ना आई वी यू दे, याद आया ना, हाँ वही वाले जो मैंने बताया था शुरू में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई को हम लोग मी में चेंज करते हैं, बी को हम लोग करते हैं अस में, तो यहाँ पे क्या होगा अस होगा। ओके, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा एन एलिफेंट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज सीन बाई अस। ओके, एन एलिफेंट वॉज सीन बाई अस, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट एलिफेंट आ गया। ओके, पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म सा की थर्ड फॉर्म होती है सीन, बाई मैंने लगा दिया, बाई का मतलब होता है द्वारा, और सब्जेक्ट था मेरा वी, बी का हम लोग चेंज किया अस में, तो इसका हो जाएगा अस। इसका मतलब हो जाएगा एन एलिफेंट वॉज सीन बाई अस, ये इसकी पैसिव फॉर्म हो गई। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पहला एग्जाम्पल है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो और भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको उन्हें समझाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, अब सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या होगा। देखो फॉर्मूला जो था, जो ट्रिक थी वो यही रहेगी जो आपके पास है। ऑब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप लिखेंगे पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। मैंने आपको बताया कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट निकालना हो तो जो वर्ब होती है ना, वर्ब उसके तुरंत बाद जो लिखा होता है ना वही ऑब्जेक्ट होता है। ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये आई, ये एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट केस है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सेल जो लिखा हुआ है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस जो है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, जो टेल है ना, टेल, ये आपकी मेन वर्ब है। ये क्या, इसका मतलब होता है कहना, क्या होता है कहना। यू जो है वो आपका प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट केस है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आ गुड स्टोरी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एक होता है डेफिनेट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू जो होता है वो होता है इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट। और ग्रामर का एक रूल होता है कि सबसे पहले जो जिसको मानते हैं हम लोग उसे मानते हैं इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट को। ओके, चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। इसका पूरा मतलब हुआ मैं तुम्हें, सॉरी, मैं आई मतलब मैं, गा सेल टेल मतलब इसका मतलब हो गया सुनाऊंगा, यू माने तुम्हें, आ माने एक, आ क्या, आ एक आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, आ जो आया वो स्टोरी के लिए आया। ओके, हाँ, तो आ गुड स्टोरी मतलब मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा, इसकी पैसे बनानी है। तो आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर यू। ओके, अब इसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब। अब पैसिव की हेल्पिंग वर्ब को निकालने से पहले आपको देखना होगा कि टेंस कौन सा है। तो आप मुझे बताइए टेंस जो आपका है वो फ्यूचर में है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल। ओके, तो आपको मैंने बताया था जब भी सेल आया तो आपको सेल के साथ बी और लगानी होगी, तो आप यहाँ कर देंगे सेल। अच्छा, इसमें भी एक ट्रिक है, देखिए आप समझिए। अगर आप यहाँ पर सेल लगाएंगे तो आपको पता है कि आई और बी इन दो सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेल का यूज होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो यू आ गया वो ऑब्जेक्ट केस था, लेकिन अब यहाँ पर जो पैसिव में आ गया वो अब सब्जेक्ट बन गया। लेकिन यू के साथ कभी सेल नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर बिल आएगा। ओके, तो कैसे बनेगा यहाँ पर, ये देखिए, पहले आएगा आपका यू, उसके बाद आप लिखेंगे बिल। ओके, उसके बाद आपको लिखना होगा बी, बी और ए, बी, ये इसकी पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, अब इसके बाद आपको लिखना होगा, यहाँ लिखा हुआ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है, टेल, टेल मीन्स होता है कहना, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, TOLD। ओके, टेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, TOLD। उसके बाद आपको लिखना होगा बाई, क्या लिखना होगा, बाई, बाई।
अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ वो कर सकते हैं यहाँ पर, टोल्ड के बाद जो ईटीसी होती है, मतलब जो अदर वर्ड होते हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो जो आ गुड स्टोरी जो है ना, इसे भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। टोल्ड के बाद आ गुड स्टोरी, सॉरी एक मिनट, यू विल बी टोल्ड आ गुड स्टोरी, ठीक है। आप कर सकते हैं आप बाई। अब सब्जेक्ट आपका आई है ना, तो आई को हम लोग चेंज करते हैं मी में। तो ऐसे बनेगा, यू विल बी टोल्ड अ गुड स्टोरी बाई मी, मतलब इसका मतलब हुआ मेरे द्वारा तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाई जाएगी। ये पैसिव का अर्थ हुआ कि मेरे द्वारा तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाई जाएगी। और इसका मतलब हुआ आई शैल टेल यू अ गुड स्टोरी, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। ओके, तो ये इसकी पैसिव हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आप बना पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये वाला सेंटेंस जो है थर्ड वाला, ये आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इसे आप मुझे बनाकर कमेंट में लिखकर बता देना। अगर ये सेंटेंस आपने सही बना लिया तो अच्छी बात है, तो प्लीज़ इसे कमेंट में लिखकर बता देना कि ये इसका आंसर ये वाला होगा पैसे में। ओके, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर आप बता देना। फोर्थ वाला और ये जो 5 वाला, ये फोर्थ, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बता देना फोर्थ। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन आती है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।